हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का विज्ञान विषय में पाठ 4 दहन और ज्वाला। दहन का अर्थ होता है किसी भी पदार्थ का जलना, और ज्वाला जब कोई पदार्थ जलेगा तो क्या उत्पन्न करेगा? ज्वाला। इसलिए इस चैप्टर का नाम है दहन और ज्वाला। तो हम पहला क्वेश्चन जानेंगे, दहन की परिस्थिति की सूची बनाइए। तो दहन की परिस्थिति मतलब दहन कैसी कैसी परिस्थितियों में होता है। तो आपको याद रखना है कि यह रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है क्या कहलाता है? दहन कहलाता है। जिस पदार्थ का दहन होता है वो दाह कहलाता है। कभी कभी दहन के समय ज्वाला के रूप में अथवा लपट के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। तो हम हमेशा ये देखते हैं कि जब किसी भी पदार्थ को जलाते हैं तो वो उसमें हमें ऊष्मा तो प्राप्त होती है, प्लस उसमें हमें प्रकाश भी प्राप्त होता है। हम देखते हैं कि लाइट ऑफ हो जाती है तो हम एक दिया जला लेते हैं। तो क्या करता है ये दिया? ऊष्मा तो दिया हमें प्राप्त हुई, पर हम देखते हैं कि उजाला भी उत्पन्न कर दिया उस छोटी सी लौ ने। तो उस दिए को जलाने से प्रकाश भी उत्पन्न हुआ और ऊष्मा भी उत्पन्न हुई। अतः दहन जो है एक रासायनिक अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन के कारण जो भी पदार्थ जलता है वो ऊष्मा और प्रकाश देता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान में हमें बताना है कि क्या भरा जाए। तो हमने फिल किया हुआ है, आप समझ लीजिए बस। लकड़ी और कोयला जलने से वायु का प्रदूषण होता है। तो हम देखते हैं जहाँ भी लकड़ी जल रही है, कोयला जल रहा है, तो कोयला और लकड़ी क्या करेंगे? घर को तो गंदा ही करते हैं, प्रदूषित करते ही हैं, पर आसपास के वातावरण को भी प्रदूषित कर देते हैं, क्योंकि इतना धुआं और जो गैस निकलती है उससे वो बहुत ही हानिकारक है। तो क्या करते हैं? ये प्रदूषण करते हैं। दूसरा है, घरों में काम आने वाला एक द्रव ईंधन, यानी घर में जो द्रव ईंधन लिक्विड ईंधन पर बात कर रहे हैं, तो वो है केरोसिन, जिसे मिट्टी का तेल कहते हैं। तो पुराने समय में क्या करते थे? मिट्टी का तेल स्टोव में भरकर उसे एक ईंधन के रूप में यूज़ करते थे। तो घरों में काम आने वाला जो ईंधन है वो मिट्टी का तेल है। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके खालिस्तान में क्या आएगा? ज्वलन ताप तक गर्म करना आवश्यक है। यानी जब किसी पदार्थ को हम गर्म करते हैं तो हमेशा याद रखिए, जब उसका ज्वलन ताप बराबर हो जाएगा तभी वो वस्तु जलेगी, अदरवाइज नहीं जलेगी। तो आपको ये याद रखना है, ज्वलन ताप क्या होना चाहिए? गर्म करना आवश्यक है, ज्वलन ताप तक। अगला है, तेल द्वारा उत्पन्न आग को खालिस्तान द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। तो खालिस्तान में क्या भरा हुआ है? जल, यानी पानी। तो याद रखिए, जो तेल और आग, जो तेल में मान लो आपने तेल डाला और आग जला ली, तो उस आग को बुझाने के लिए कभी भी पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि जल क्या कर देता है? उस आग को और भभका देता है। तो आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न है, समझाइए कि मोटर वाहनों से सीएनजी के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो देखिए, हम चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि एक गाड़ी वाला है, वो अपने गाड़ी में सीएनजी को फिल करवा रहा है। तो वो सीएनजी भरने से क्या होता है? कोई भी गैस उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि सीएनजी जो है सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है। और सीएनजी एक अधिक स्वच्छ ईंधन है जो किसी प्रकार का कोई भी हानिकारक गैस है उत्पन्न नहीं करती। सीएनजी का फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ आपको, पर आपको याद रखना है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। बहुत ही सुविधाजनक और आसानी से प्राप्त होने वाली गैस है, जिसे वाहनों में उपयोग किया जाता है, जो आसपास के वातावरण को भी प्रदूषित नहीं करता है। अब आइए जानेंगे ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना। तो आप जान ही रहे हैं, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो घर में हम गैस जला रहे हैं वो एलपीजी है, और लकड़ी है। एक व्यक्ति लकड़ी में खाना बनाएगा तो उसे अधिक समय लगेगा, और एलपीजी में पकाएगा तो उसे कम समय लगेगा।
तो लकड़ी को जलाने से आसपास का वातावरण तो प्रदूषित हुआ, समय भी अधिक लगा और कम ऊष्मा भी प्राप्त हुई, और उससे जो वेस्ट मटेरियल बने वो भी प्रदूषण के भी कारक हुए। तो ये याद रखिए, एलपीजी को सिलेंडर में आसानी से भंडारित करना आसान होता है, जबकि इसका भंडारण सुविधाजनक नहीं है, यानी लकड़ी का जो भंडारण है सुविधाजनक नहीं है, हमें उसे रखने के लिए अधिक जगह चाहिए। और इसका ऊष्मीय मान याद रखिए 55,000 किलो जूल है, यानी 55,000 किलो जूल है, और जबकि लकड़ी का जो ऊष्मीय मान है वो 22,000 किलो जूल है। यह गैस वायु प्रदूषित नहीं करती, जबकि लकड़ी जो है निश्चित रूप से वायु प्रदूषण का कारण बनती है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम लकड़ी को जलाते हैं तो आसपास का वातावरण कैसा होता है, प्रदूषित होता है। और अगर हम बहुत अधिक लकड़ी और चूल्हे में खाना बना रहे हैं तो उसका हमारा जो शरीर है, जो लेडीज़ जो हैं, जो माताएं हैं, वो अगर भोजन को चूल्हे में बनाती हैं तो उनकी आँखें और फेफड़े भी जो हैं बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि जो उनका धुआं होता है वो बहुत ही अधिक नुकसानदायक होता है। उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी गैसें होती हैं जो शरीर के अंदर जाकर क्या करती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। तो आप याद रखिए, एलपीजी बहुत सुविधापूर्वक ईंधन है और लकड़ी बहुत ही प्रदूषित करने वाली है। अगला है, विद्युत उपकरण से संबंध आग पर नियंत्रण पाने के लिए हम क्या करते हैं, क्या उपयोग में नहीं किया जाता। तो याद रखिए, विद्युत उपकरण से संबद्ध जो, मान लो विद्युत उपकरण से आग लगी है, उस आग को नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल भी दो आयनों से, अगर प्योर जल नहीं होगा, शुद्ध जल नहीं होगा, तो वो हमेशा याद रखना उसमें दो आयन रहते हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो वो क्या करेंगे, आग को और बढ़ाने का कार्य करते हैं, क्योंकि जल विद्युत का क्या कर रहा है, देख रहे हैं आप आंसर में, चालन कर सकता है तथा आग बुझाने वाले को हानि हो सकती है। तो जो भी आग बुझाएगा तो उसके ऊपर ही लपट आएंगी, तो इसे जान तक का खतरा हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि विद्युत उपकरण से जब आग लग जाती है तो उसमें पानी का इस्तेमाल या जल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला है, कागज स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, यानी अगर हम कागज को सिंपल कागज को जलाएं तो वो तुरंत जल जाएगा, पर वही कागज अगर एल्यूमिनियम की पाइप में लपेट दिया है तो वो कागज आग नहीं पकड़ता। तो कागज के कम प्रज्वलन ताप के कारण कागज अपने आप सरलता से आग पकड़ लेता है, यानी हम सिंपल ही कागज को जलाएं तो वो तुरंत आग पकड़ लेगा। पर देखिए, एल्यूमिनियम के पाइप में लपेटेंगे तो प्रज्वलन तापमान तक पहुंचने के पहले गर्मी कुछ हिस्से को किसको चली जाती है, स्थानांतरित हो जाती है, पाइप को। तो पहले पाइप गर्म हुआ, फिर ऊष्मा किसको प्राप्त हुई, कागज को, तो उससे जलने में क्या लगा, समय लगा। तो हमेशा याद रखिए, कागज का टुकड़ा आग नहीं पकड़ पाएगा तुरंत, क्योंकि सिंपल कागज तो तुरंत आग पकड़ लेता, पर वो क्या है, वो एल्यूमिनियम के पाइप में लिपटा हुआ है, तो पाइप ने पूरी उसकी ऊष्मा हीटिंग जो पावर था वो ग्रहण कर लिया, और कागज में तुरंत उसे हीटिंग पावर नहीं मिला, इसलिए वो आसानी से नहीं जला। अब हमें बताना है कि मोमबत्ती की ज्वाला चिन्हित चित्र बताना है, यानी मोमबत्ती की जो ज्वाला जलती है तो वो क्या बताती है, आइए जानेंगे। देखिए, चित्र के माध्यम से आप स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो मोमबत्ती की ज्वाला है वो दो रंगों को अभिव्यक्त कर रही है, बीच में पीला और आजू बाजू ऑरेंज सुनहरा रंग दिखाई दे रहा है, और जो बीच में है बहुत लाल सुनहरा दिखता है, क्योंकि बीच की जो रोशनी होती है, ऊपर का जो शीर्ष भाग होता है तीव्र होता है, तीव्र ऊष्मा देता है। तो आपको याद रखना है कि जो ऊपर मोमबत्ती का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। तो आपको इस चित्र को भी बनाना है कि मोमबत्ती के आसपास जो ज्वलन ताप है उनके नाम भी आपको जूम करके या बुक से चित्र को बहुत अच्छे से बनाना है। ये एग्जाम में भी अगर आता है तो आपको पेंसिल से ड्रॉ करना है। अगला प्रश्न है, ईंधन के ऊष्मीय मान को किस मात्रक द्वारा प्रदर्शित करते हैं, यानी हमने कोई पदार्थ जलाया तो अब वो ईंधन है, तो वो ईंधन को हम किस मात्रक के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। तो याद रखना है, ईंधन का जो ऊष्मीय मान है किलो जूल प्रति किलोग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम में व्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है,
कि समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो आग को कंट्रोल कर लेती है। तो विद्युत उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अच्छा अग्निशामक है। देखते हैं हम चित्र के द्वारा। देखिए, सिलेंडर में CO2 गैस भरी है और वो आग को क्या कर रही है, बुझाने का कार्य कर रही है। क्यों? क्योंकि CO2 क्या करती है, बहुत भारी गैस होती है, गर्म गैस है, भारी गैस है, और वो आग को कंट्रोल करने का एक कंबल की भांति, देखिए आंसर में हम देखेंगे कि विद्युत उपकरणों, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग के लिए CO2 सबसे अच्छा भी अग्निशामक है, क्योंकि ऑक्सीजन भारी होने के कारण CO2 आग को एक कंबल की तरह लपेट लेती है। तो ऑक्सीजन तो भारी है और CO2 जो है गर्म है, तो वो क्या करेगी, उसको कंबल की तरह लपेट लेती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, अतः आग पर नियंत्रण हो जाता है। और CO2 को अतिरिक्त लाभ ये होता है, या CO2 का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि सामान्यतः यह विद्युत उपकरण को हानि नहीं पहुंचाती। यानी CO2 गैस में कोई आयन नहीं है, न प्लस न माइनस, तो ये आसानी से आग बुझाने में सहायक होती है। अब अगला क्वेश्चन हम जानेंगे कि हरी पत्तियों का ढेर है तो वो आसानी से नहीं जलेगा, जलना कठिन होता है। परंतु हम सूखी पत्तियों को जलाएं, आप चित्र में देख रहे हैं सूखी पत्तियां हैं वो फर 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 जलने लगती हैं, पर हम हरी पत्तियों को जलाएं तो वो आग नहीं पकड़ेगी। ठंड में कई लोग क्या करते हैं, आग जलाने के लिए पत्तियों को इकट्ठा कर लेते। अगर पत्तियां गीली होंगी तो वो नहीं जलेंगी और पत्तियां सूखी होंगी तो वो जलेंगी। तो क्या रीज़न है? तो हरी पत्तियों को या हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है, क्योंकि हरी पत्तियां जो होती हैं सूखी पत्ती से आसानी से आग लग जाती है, क्योंकि हरी पत्तियों में नमी की मात्रा, पानी की मात्रा उपस्थित है, और वो पानी की मात्रा उपस्थित होने से जो हम उसे बार बार माचिस जलाएं या किसी भी पदार्थ से जलाएं तो वो आग नहीं पकड़ेगा। परंतु सूखी पत्तियों में नमी क्या होती है, कम, उसमें पानी नहीं है, पानी तो उनका जो था वो भाप बन के उड़ गया, तो पत्ती सूख गई। और जब पत्ती सूख जाती हैं तो उसे आसानी से जला सकते हैं, उसमें आसानी से आग लग जाती है। अतः सूखी पत्तियों के ढेर में ऑक्सीजन की मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है, और वो आसानी से आग पकड़ लेती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोने और चांदी को पिघालने के लिए या पिघलाने के लिए, यानी जो भी स्वर्णकार है वो सोने और चांदी की चीज़ें हैं वो पिघला रहा है, तो वो पिघलाने के लिए किस ज्वाला का उपयोग करेगा, ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करेगा। यानी वो दिमाग लगाएगा कि यार हम जल्दी से जल्दी काम करके दे दें, सोने चांदी के पिघला के दूसरे काम डालना है, तो वो क्या करेगा। देखिए, स्वर्णकार ज्वाला के सबसे ऊपरी क्षेत्र, हमने अभी ज्वाला जो है मोमबत्ती की ज्वाला को देखा, क्योंकि सबसे ऊपरी क्षेत्र तो सबसे अधिक क्या दे रहा था, ऊष्मा दे रहा था, इसीलिए वो सोने और चांदी को पिघलाने के लिए क्या करता है, यह ज्वाला का सबसे अधिक गर्म क्षेत्र है, उस गर्म क्षेत्र का ही उपयोग करेगा, यानी ऊपरी क्षेत्र का उपयोग करेगा। आप देख रहे हैं कि एक स्वर्णकार व्यक्ति है, वो किस तरह से अपने आसपास मोमबत्ती और सामान रखे हुए हैं और वो सोने के सामान को क्या कर रहा है, पिघलाने का कार्य कर रहा है। तो आपको सिर्फ याद रखना है ऊपरी क्षेत्र का उपयोग करता है, ठीक है। अगला है कि एक प्रयोग में 4.5 किलोग्राम ईंधन है और उसका उसमें माप जो है वो 180,000 किलो जूल था। अब हमें ऊष्मीयमान निकालना है, तो हमारे पास अगर द्रव्यमान है और ऊष्मीयमान है तो हम क्या करेंगे, ऊष्मीय जो मान है उस मान में हम क्या करेंगे, द्रव्यमान का भाग दे देंगे। तो 184 टाइम्स 0 किलो जूल में 4.5 का क्या दे देंगे, भाग। तो आप याद रखिए संख्या को काटना है, और जब नहीं बनता है तो आपको याद रखना है 40,000 किलो जूल ऊर्जा प्रति किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको इसी तरह से दूसरे मान रख के भी क्वेश्चन दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है। तो अब देखिए, जंग लगना अलग है और दहन अलग है। अभी अपन इतनी देर से क्या पढ़ते आ रहे हैं, दहन ही तो पढ़ते आ रहे हैं, पर जंग नहीं पढ़ा है। जंग क्या होता है, धातुओं में लगता है। धातुओं की परत में जब भूरी रंग की परत जम जाती है और वो परत जमने से धातु का क्षय होता है, वही जंग कहलाता है। पर दहन क्या है, हम जिस भी पदार्थ को जलाते हैं तो वो पदार्थों के जलने की प्रक्रिया दहन है। तो नहीं, जंग लगने के प्रक्रम को हम दहन नहीं कह सकते, क्योंकि जब लोहे
को नमी युक्त वायु में खुला रखा जाता है तो यह जलीय आयरन ऑक्साइड की परत से ढक जाता है। यह प्रक्रम जंग लगना कहलाती है और इस परत को जंग कहते हैं। पर क्या होता है, दहन क्या है? रासायनिक जंग आयरन ऑक्साइड का जलीय रूप है। अब याद रखिए जलीय रूप तो है। अब ये याद रखना, जो आयरन ऑक्साइड बना जंग है, जो उसका सूत्र होता है, आप याद रखिए Fe2O3.XH2। तो आपको ये याद रखना है फेरिक ऑक्साइड हेमीहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो जंग का रासायनिक सूत्र है। अतः कोई भी चीज़ है, कोई भी धातु है, वो धीरे धीमे गति वायु से करती है, नमी से करती हो और उसमें जंग लगा देती है। तो आपको याद रखना है जंग अलग प्रोसेस है और दहन अलग प्रोसेस है। अब हम जानेंगे कि आबिदा और रमेश ने एक प्रयोग किया है जिसमें एक बीकर में रखे जल को गर्म किया और आबिदा ने बीकर को मोमबत्ती ज्वाला की पीली भाग के पास रख दिया। देख रहे हैं ध्यान से आप चित्र। और रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा? कम समय यानी जल्दी, जल्दी किसका पानी गर्म होगा? तो देखो आबिदा है और रमेश दोनों गर्म कर रहे हैं। तो देखिए हमें पहले से ही पता है, हमने जान लिया कि जो ज्वाला का ऊपरी सिरा होता है, ऊपरी भाग जो होता है, तो वो जल्दी गर्म करता है। तो देखना ज्वाला का बाहरी भाग गर्म होने के कारण रमेश का पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। तो बाहरी क्षेत्र है उसमें क्या है, अधिक है। तो याद रखना आबिदा का या रमेश का। तो आप याद रखिए रमेश का पानी जो है वो कम समय में गर्म हो जाएगा, क्योंकि ज्वाला का क्षेत्र बाहर की ओर होता है और ऊपरी ओर होता है। तो अब रमेश ने क्या किया है, बाहरी क्षेत्र का इस्तेमाल किया है। मोमबत्ती की बाहरी लौ जो ज्वाला में पीले भाग के पास रखा और रमेश ने बीकर को ज्वाला के सबसे बाहरी भाग के पास रखा। तो जो रमेश था तो उसका पानी क्या हो गया, जल्दी गर्म हो गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो भी ज्वलनशील पदार्थ हैं, जो भी जलते हैं और ज्वाला देते हैं, प्रकाश देते हैं, वो अपने क्षेत्र में उपस्थित ज्वाला के कारण ही आसपास के पदार्थ को क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। इस प्रकार अब हम कुछ 4 से 5 ऑब्जेक्टिव टाइप भी जानेंगे। अब देखिए पहला, दहन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? आवश्यक है ऑक्सीजन। दूसरा है हाइड्रोजन का जलना किसका उदाहरण है? तो याद रखना है विस्फोट का। अगला है मानव शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन सा प्रयुक्त ईंधन होता है? तो भोजन। हम भोजन ग्रहण करते हैं और ईंधन उत्पन्न होता है। ईंधन का मतलब होता है जो ऊर्जा प्राप्त हुई, और हमारे शरीर के अंदर जो ऊर्जा है वो एटीपी के रूप में होती है। अगला है घर में एलपीजी का जलना किसका उदाहरण है? तीव्र दहन का। हमने जो घर में गैस यूज़ की वो तीव्रता से जलती है और हमें ऊष्मा और प्रकाश देती है। तो हम प्रकाश के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। छोटे छोटे सिलेंडर आते हैं, जो बाहर जो काम करने वाले जो लोग हैं, ठेले में जो काम करने वाले लोग हैं, वो क्या करते हैं, इन्हीं छोटे छोटे सिलेंडरों का उपयोग करते हैं और लाइट का उजाला करते हैं, तो भी उसका यूज़ करते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन स्वतः दहन दर्शाएगा? तो स्वतः दहन कौन दर्शाता है? तुरंत ही कौन स्वयं जल जाएगा? सोडियम। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखते हैं, आपको ये याद रखना है। सोडियम अगर जैसे ही बाहर आएगा तुरंत आग पकड़ लेगा, तो वह स्वतः दहन का दर्शाता है। अगला है पेट्रोल पंप पर आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया? तो हमने पहले ही जान लिया कि पेट्रोल पंप में जो लगी आग है या किसी भी आग को बुझाने के लिए हमने कौन से सिलेंडर का यूज़ किया था? कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर का उपयोग किया था। इस प्रकार आपने ये 6-7 ऑब्जेक्टिव जाने और इस चैप्टर में इतनी ही प्रश्नोत्तर हैं और यही आपके चैप्टर की प्रश्नोत्तर की श्रृंखला थी। तो आज हमने दहन और ज्वाला के प्रश्नोत्तर को जाना। सारे बच्चे सारे प्रश्नोत्तर को बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा और चित्रों के साथ ही आप उसे तैयार कीजिए। जितने अच्छे से आप उसे बार बार रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं। तो आज के वीडियो के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।
Please like and subscribe.